गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारा 30 डेज स्ट्रैटेजी का पता नहीं कौन सा 8वां दिन है। और इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर बोथ है इसके लिए। और कुछ नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले मैं आप लोगों को EMRS के लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो उसके लिए आप लोग अब एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ है ये EMRS TGT PGT और साथ में UP TGT की फ्री टेस्ट सीरीज़ फॉर UP TGT EMRS TGT PGT सब्जेक्ट एंड जनरल पेपर। ये टेस्ट सीरीज़ में आपका जनरल पेपर भी है और यानी कि फर्स्ट पेपर भी है और इसमें आपका जो है वो सब्जेक्ट कंसर्न भी है। फुल टेस्ट है। आप लोगों को इसके लिए सबसे पहले ऐप डाउनलोड करना होगा। जिन्होंने ऑलरेडी ऐप डाउनलोड करा हुआ है वो स्टोर में जाकर देखें, और जिन्होंने नहीं करा है वो ऐप डाउनलोड करके स्टोर में जाके देखें। वहाँ पर आपको द पाथ टू विक्ट्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिख जाएगी। आप उसमें सबसे पहले उसको खोल के कंटेंट में जाके उसका सारा कंटेंट चेक करिए कि उसमें क्या कंटेंट है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, तब उसके बाद उसे परचेज करिए। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, माना आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होगा मगर ऑनलाइन आपको एक कंसंट्रेशन देती है, समय सीमा भी होती है और इसमें जो टेस्ट है आप मल्टीपल टाइम्स उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर टेस्ट का आंसर तभी आपको पता चल जाता है कि ये आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। नीचे उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। इसमें कुछ कंटेंट जो है वो फ्री कंटेंट भी है, आप वो भी करके देखिए जिससे आपको ये पता लगे कि यह टेस्ट सीरीज़ आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। ये टेस्ट सीरीज़ केवल EMRS के लिए नहीं है, ये DSSB के लिए, NVS के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो जो लोग इसकी तैयारी भी कर रहे हैं वो भी ये टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज़ अभी कुछ ही दिन तक अवेलेबल है, उसके बाद ये टेस्ट सीरीज़ यहाँ से हट जाएगी। तो आप लोग जो है इस टेस्ट सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लेकर, मतलब जो लोग लेना चाहते हैं अवेल करिए, अपॉर्चुनिटी है आपके पास, इतनी कोई महंगी भी नहीं है। तो जो लोग जो है इसमें टेस्ट सीरीज़ को देकर अपने आप को देखिए कि आप कितना प्रिपेयर्ड हैं एग्ज़ाम के लिए। बेसिकली आपको ये सी चीज़ जो है तैयार करेगी एग्ज़ाम के लिए, जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है। मैं कोशिश तो ये भी कर रही थी कि BPSC के लिए भी कर दूं, मगर BPSC का एग्ज़ाम इतनी जल्दी है, सिलेबस इतना वेग है कि मैं उसको कर नहीं पाई, नहीं तो वो भी जो है मैं ज़रूर करती। खैर, और ये आपको जब आप इंग्लिश सूत्रा के स्टोर पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी इसमें कोर्सेज जो हैं वो दिखेंगे। DSSB TGT PGT का वीडियो बैच दिखेगा, ये लाइव एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच TGT का दिखेगा, कुछ दिनों में PGT का भी आएगा। और ये हमारे वीडियो बैचेस हैं TGT PGT और DSSB TGT PGT, और इसके अलावा ग्रामर का बैच है। ये इसमें भी सारा जो है कंटेंट आप देख सकते हैं कि क्या क्या कंटेंट इसमें हमने कवर करा है, और इसके अलावा आपको इसका सारा मटेरियल आपके घर पर जो है वो आएगा। चलिए इसी के साथ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है नेचर इज। इसमें ग्रामर और लिटरेचर के क्वेश्चन मिक्स्ड हैं। तो नेचर कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर या नन? बताओ बताओ कौन सा जेंडर है। नेचर कौन सा जेंडर? अभी दिमाग में आ रहा होगा न्यूटर जेंडर है, अभी ठीक है। नहीं, नेचर ने खुद खड़े होके आंसू बहाए। नेचर जो है वो फेमिनिन जेंडर। आपको पता है कि जो नेचर जो भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स नॉन लिविंग थिंग है मगर जिनमें फेमिनिन क्वालिटीज होती हैं उनको फेमिनिन जेंडर में गिना जाता है। तो नेचर जिनमें ग्रेस ब्यूटी होती है उन्हें फेमिनिन जेंडर में गिना जाता है। तो नेचर कौन सा जेंडर है? दैट इज फेमिनिन जेंडर। ठीक है, नेचर है फेमिनिन जेंडर। और सन जो है SUN, दैट इज मैस्कुलिन जेंडर। एडजेक्टिव फ्रॉम सिल्क इज। अब सिल्क जो है वो सिल्क नेम ऑफ फैब्रिक, नेम ऑफ समथिंग, सिल्क। सिल्क का एडजेक्टिव सिल्क जैसा, सिल्की, सिल्कन, मेड ऑफ सिल्क, सिल्क से बना हुआ। तो दोनों ही इसमें एडजेक्टिव है, सिल्क जैसा एंड सिल्कन, मेड ऑफ सिल्क। तो C और D दोनों ही है इसके आंसर, सिल्की एंड सिल्कन। हाइटन क्या है इनमें से? हाइटन मतलब होता है बढ़ाना। इट हाइटेंड द टेम्परेचर। एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। भाई
कंजुगेशन करा ना मैंने अभी, तो ये क्या है, दैट इज अ वर्ब। ये है आपका वर्ब, दैट इज अ वर्ब। मॉइस्चन इज, मॉइस्चन का मतलब होता है किसी चीज को नम करना। तो करना इट मीन्स जो है एक्शन, और एक्शन हो गया तो क्या चीज होगी, दैट इज वर्ब। मॉइस्चन, मॉइस्चन जो है वो क्या हो गया, दैट इज अ वर्ब। मॉइस्चन इज अ वर्ब। In which book does E.M. Foster categorize characters into flat and round characters? A Passage to India, aspects of the novel, both of these, none of these. सबसे पहले let's understand what is the meaning of flat character and round character. देखो फ्लैट कैरेक्टर और राउंड कैरेक्टर का मतलब होता है टू डायमेंशनल जो कैरेक्टर्स होते हैं, फ्लैट कैरेक्टर होते हैं, दे डू नॉट चेंज थ्रू आउट द स्टोरी, एंड राउंड कैरेक्टर थ्री डायमेंशनल कैरेक्टर्स, those grow, develop and change according to the circumstances. They are called round characters. तो ये जैसे डिकेंस के जो कैरेक्टर्स होते हैं, दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ फ्लैट कैरेक्टर्स, और जो राउंड कैरेक्टर्स होते हैं जो डेवलप करते हैं। तो ये दिया है उन्होंने एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल, एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल में ये दिया है, एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल। Who defined romanticism as addition of strangeness to beauty? Dutton, Peter, Ruskin, Hugo. Addition of strangeness to beauty. That is कि romanticism को addition of strangeness to beauty किसने कहा है? That is Walter Peter. तो ये है हमारा किसने दिया हुआ है, वॉल्टर पीटर के द्वारा दिया गया है, दैट इज if I'm not wrong, that is Peter, Walter Peter. Romanticism as addition of strangeness to beauty. Now the next question is, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट में बस। Now the next question is, the term Renaissance was used by the French historian. His name is Jules Michelet, Martin Esslin, Reimer या रैनसम। आप ये सारे नाम ही आपको सुने हुए दिख रहे होंगे। तो रेनेसांस जो कि एक टर्म है, एक्चुअली जिस समय ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इट मीन्स कि जब इटली में स्टार्ट हुआ था इन द 14th सेंचुरी, और उसके बाद लेट 1485 15th सेंचुरी में इंग्लैंड में आया था, क्या था, रिवाइवल ऑफ लर्निंग। तो ये तब उस रेवोल्यूशन को, तब उस जो मूवमेंट था उसे कोई नाम नहीं दिया गया था। ये तो बाद में एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे जूल्स मिशलेट, उन्होंने ये नाम दिया था। द टर्म रेनेसा वॉज गिवन बाय अ फ्रेंच हिस्टोरियन एंड हिज नेम वॉज जूल्स मिशलेट। जूल्स मिशलेट ने ये टर्म दी है, रेनेसांस द रिवाइवल ऑफ लर्निंग। हु यूज द डेरोगेटरी टर्म? सबसे पहले डेरोगेटरी का मतलब होता है एक अपमानजनक। To refer to Byron, Moore, Shelley, Hunt and others of the early 19th century who flaunted their radical ideas and irregular living in their work. सबसे पहले तो हमें समझते हैं कौन सा अपमानजनक शब्द जो है वो यूज़ करा गया था बायन, शेले, कीट्स वगैरह के लिए। दैट वाज सैटेनिक स्कूल, ठीक है। जो है मतलब इनके लिए ये डेरोगेटरी टर्म जो है वो यूज़ किया गया था। क्यों यूज़ करा गया था? क्योंकि इनका मानना था, किसने किया था, रोज जो है ये साउदे के द्वारा यूज़ किया गया था। क्यों यूज़ करा गया था? कि उनका ये मानना था कि ये जितने भी पोएट्स हैं, दे डू नॉट फॉलो द नॉर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरा, और वो अपने आइडियाज से चलते हैं, और वो बेसिकली जो भीड़ के साथ नहीं चलता और अपने आइडियाज़ को फॉलो करता है, और जो लिव लाइफ टू द फुलेस्ट को कहता है, उसे शैतान का वंशज वो मान लेते हैं। कहते भाई देखो, आप खुद देखो, अब पूरी दुनिया अगर सीधी तरफ चल रही है, सीधे हाथ वाले हैं, आप खुद देखो,
जो सीधे हाथ से लिखने वाले होते हैं और जो लेफ्ट हैंड से लिखने वाले होते हैं, भाई आप में से आपको सबको ही पता होगा, लेफ्ट हैंडर्स जो होते हैं उनको जो है वो शैतान का वो माना जाता है। क्यों भाई? कि जो क्योंकि वो भीड़ से अलग होकर काम करते हैं, तो इसीलिए ही वो जो है सैटेनिक स्कूल, तो ये एक डेरोगेटरी टर्म जो है वो दी गई थी। तो ये टर्म जो है किसके द्वारा दी गई थी? सौदे के द्वारा दी गई थी विजन ऑफ जजमेंट में। ठीक है जी। A kind of literary or artistic work is known as meter, genre, art, none of these. आप इसमें क्वेश्चन को देखिए, एक लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क का जो प्रकार होता है उसे क्या कहा जाता है, कौन किस कैटेगरी में फॉल करता है? उसे कहते हैं जॉनरा। दैट इज जॉनरा। It is generally agreed that Shakespeare wrote 28 sonnets about the Dark Lady. Sonnets 127 to 154, but sonnets 153 and 154 are rather two versions of a Greek epigram on dash. Hence 26 sonnets are about the Dark Lady. आप लोगों को पता है कि शेक्सपियर ने जो सॉनेट्स लिखे हैं 154 सॉनेट्स लिखे हैं, जिसमें 126 सॉनेट्स जो हैं वो मिस्टर WH को समर्पित करे हैं, और उसके बाद के जो 127 से 154 तक कहते हैं वो डार्क लेडी को कहते हैं। मगर आपको पता होना चाहिए कि 153वां सोनेट और 154 सोनेट एक्चुअली डार्क लेडी को समर्पित है ही नहीं, वो लव गॉड क्यूपिड को समर्पित है। क्यूपिड जो आपने देखा भी होगा, वो बो एंड एंजल जो है बो एंड एरो लेकर जो है वो एक एंजल जो है वो दिखाया जाता है, तो लव गॉड क्यूपिड को समर्पित है। तो इस तरीके से कुल 26 ही सॉनेट्स जो हैं वो डार्क लेडी को समर्पित है। तो जो क्यूपिड को समर्पित सॉनेट्स हैं, तो 153 एंड 154 किसको समर्पित हैं? क्यूपिड को। चार्ल्स विल्किंस ट्रांसलेटेड भागवत गीता, रामायण, वेदास, कुरान। चार्ल्स विल्किंस ने किस चीज को ट्रांसलेट करा? चार्ल्स विल्किंस ने ट्रांसलेट करा है भागवत गीता को। ही ट्रांसलेटेड भागवत गीता। हु रॉट लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स? ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, जिससे आप जब भी कहते हैं ना भाई बायोग्राफी जो होती है वो हिस्ट्री होती है, आप बायोग्राफी पढ़ के उस राइटर की एज के बारे में जान सकते हैं। देयर सो मेनी हिस्ट्रीज, बायोग्राफी मीन्स अ पीस ऑफ हिस्ट्री। तो हु रॉट लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट? लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट लिखा गया है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा, जिसमें 52 राइटर की 52 व्यक्तियों की बायोग्राफी है। Who inspired Wordsworth to compose poems? Coleridge, Alexander Pope, William Taylor, his teacher, none of these. वर्ड्सवर्थ को पोएम्स कंपोज करने के लिए, अभी आपके दिमाग में एक विचार आएगा कॉलरिज ने करा था, नहीं, उससे पहले भी वर्ड्सवर्थ जो है वो पोएम्स लिख रहे थे। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस फ्रॉम द 18th सेंचुरी राइटर्स। उन्होंने खुद ही कहा है कि मेरी जो शुरुआत की रचनाएं थी वर द टेम इमिटेशन ऑफ पोप। तो कॉलरिज से तो वो 1795 में मिले थे, और उसके बाद 1798 में उन्होंने अपना लिरिकल बैलेड्स जो है निकाला था। तो क्या उससे पहले वो पोएम्स ही नहीं लिख रहे थे? लिख रहे थे भाई, लिख रहे थे, रुको जरा सबर करो, लिख रहे थे। तो किसने जो है उनको जो है इंस्पायर किया? उनको इंस्पायर किया विलियम टेलर, उनके टीचर ने इंस्पायर करा। दैट इज विलियम टेलर, his teacher. When was famous preface added to lyrical ballads? आप सभी ने लिरिकल बैलेड्स के बारे में सुना ही है, 1798 में आया था। अब लिरिकल बैलेड्स में प्रीफेस जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? प्रीफेस में विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी थ्योरी ऑफ पोइट्री दी है, कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए पोइट्री की। तो दैट केम इन द सेकेंड एडिशन, दैट इज 1800। 1800 में प्रीफेस ऐड हुआ था, जिसमें उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ पोइट्री जो है वो दी थी। Who calls Wordsworth a mountain, the most massive in that lofty range which is called the romantic revival? इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज ये हो जाते हैं
कि भाई ये जो है किसका जो है वो कथन है। एक और कोई जो है वो पॉइंट है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, और ये है, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो भाई माउंटेन और जायंट्स में कंफ्यूजिया जाते हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री जॉन क्रो रैंसम ने कहा है, लेकिन अ माउंटेन द मोस्ट मैसिव इन दैट lofty range which is called which is called द रोमांटिक रिवाइवल, ये जे.सी. स्मिथ का कथन है। दैट इज अ स्टेटमेंट बाय स्मिथ, जे.सी. स्मिथ। एमरसन कॉल्स द इमोर्टेलिटी ओड, इमोर्टेलिटी ओड जो कि हेनरी वॉगन की रिट्रीट से इंस्पायर होकर उन्होंने लिखी है। तो इमोर्टेलिटी ओड को उन्होंने कहा है द हाई वाटरमार्क ऑफ पोइट्री। इमोर्टेलिटी ओड को कहा गया है द हाई वाटरमार्क ऑफ पोइट्री, दैट इज द हाई वाटरमार्क ऑफ पोइट्री। एमरसन एक अमेरिकन पोएट थे। Byron wrote the preface of Don Juan as a rebuke to Wordsworth's own introduction to The Thorn, The Prelude, Ode on Intimation, The World is Too Much with Us। आपको पता है बायन वो बहुत he didn't like the elder romantics, मतलब ये जो यंगर रोमांटिक्स थे, दे यूज नॉट लाइक एक द एल्डर रोमांटिक्स। तो बायन ने जो प्रीफेस लिखा है अपने, उनका जो वर्क है डॉन जॉन का, उसमें उन्होंने वर्ड्सवर्थ के थॉर्न को, जो उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, उसको रिब्यूक करा है। तो थॉर्न, जो आप लोगों ने ये पोएम पढ़ी भी होगी, थॉर्न, जो वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम में लिखा है कि मैंने एक कहानी जो है वो सुनी है, और एक उसमें कहानी है थॉर्न की कि एक मदर जो है उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है, वो उसको एक थॉर्न की झाड़ी के नीचे उसको दबा देती है, और जब विलेजर्स उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो वो जो झाड़ी है वो हिलने लग जाती है और सारे विलेजर्स भाग जाते हैं। तो ये कहानी जो है वो मतलब वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैंने भी किससे सुनी है, तो उसमें उन्होंने उसको पोएम के रूप में लिखा है। और इस पोएम को में जो उनका इंट्रोडक्शन है दिया है, उसको रिब्यूक करा है बायन ने अपने डॉन जुआन में। In Shelley's Julian and Medello, Julian represents Shelley while Count Medello represents, ये एक पोएम है जूलियन एंड मेडालो, जिसमें दो जो है वो एक लुनेटिक से मिलते हैं, दो ये दोस्त हैं, और उनका जो ज़िंदगी को देखने का नज़रिया है वो चेंज होता है। तो जूलियन एंड मेडालो में शैले के बहुत अच्छे दोस्त थे बायन। तो जूलियन जो है वो की भूमिका में है शैले, और मेडेलो की भूमिका में है बायन। Who wrote John Milton, The Self and the World? Pattison, T. Shawcross, Blake, none of these। किसने लिखा है जॉन मिल्टन द सेल्फ एंड द वर्ल्ड? ये लिखा है टी शोक्रॉस के द्वारा, ये वर्क है टी शोक्रॉस का, दैट इज बाय टी शोक्रॉस। Dryden's The State of Innocence is the dramatization of। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट जो है वो लिखा था, और ड्राइडन ने वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया था। और स्टेट ऑफ इनोसेंस जो लिखा है वो ड्राइडन के द्वारा लिखा गया, और वो किसका ड्रामेटाइजेशन है? पैराडाइज लॉस्ट का। In an international congress of poets, Milton and Shakespeare would represent the English nation. Whose comment is this? Matthew Arnold, Coleridge, Pattison, Johnson। तो इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोएट्स की जब एक इंटरनेशनल कांग्रेस होगी, एक मीटिंग होगी पोएट्स की, तो मिल्टन एंड शेक्सपियर इंग्लिश नेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये कहा गया है पैटिसन के द्वारा। दैट इज अ कमेंट बाय पैटिसन। That's a comment by Pattison. Whose poetry acts like an incitation to Macaulay? Shelley's, Wordsworth's, Milton's, Shakespeare। किसकी पोइट्री के बारे में ये शब्द जो हैं वो कहे गए हैं?
और ये है हमारे नन अदर देन दैट इज मिल्टन्स पोइट्री, दैट इज मिल्टन्स पोइट्री। Milton himself is in every line of the Paradise Lost. Whose remark is it? शेले, वर्ड्सवर्थ, आर्नल्ड, कॉलरिज। किसने कहा है कि पैराडाइज लॉस्ट जब आप पढ़ते हैं तो आपको हर लाइन में मिल्टन जो है वो दिखाई देते हैं, एंड दैट इज नन अदर देन रोमांटिक राइटर कॉलरिज, दैट इज कॉलरिज। Who considered Samson Agonistes defective in action? Samson Agonistes को किसने जो है डिफेक्टिव इन एक्शन कहा है? और बेन जॉनसन को तो कह नहीं सकते, कॉलरिज, डॉक्टर जॉनसन, या नन ऑफ दीज। तो दोनों में से कॉलरिज या डॉक्टर जॉनसन होंगे। कहा है ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। क्यों कहा है? क्योंकि भाई इसका बिगनिंग है, इसका एंड है, इसका मिडल नहीं है, इसीलिए इसको उनके द्वारा डिफेक्टिव घोषित किया गया है कि ये डिफेक्टिव है। Theodore Watts Dunton gives the title The Renaissance of Wonder. The Renaissance of Wonder, भाई पहली जो रेनेसांस और एज और गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर थी, दैट वाज एलिजाबेथन एज। द रेनेसांस ऑफ वंडर जो कहा है थियोडोर वॉट डंटन ने, वो कहा है रोमांटिक पीरियड को, कि दोबारा से वही चार्म जो है वो आया था, एंड दैट इज रोमांटिक पीरियड। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु सेज द रोमांटिक मूवमेंट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल जीनियस rather than of established rules? W.J. Long, Charles Lamb, Walter Peter, John Keats। किसके शब्द हैं ये? Who says the romantic movement was the expression of individual's genius rather than of established? That is W.J. Long। About whom Arnold said his poetry is the reality, his philosophy is illusion। पोइट्री रियलिटी है, फिलोसफी इल्यूजन है, और ये किसके बारे में सही है? लीविस, वर्ड्सवर्थ, हैजलिट, टी.एस. इलियट। आर्नल्ड टी.एस. इलियट के बारे में तो कह नहीं सकते, वो विक्टोरियन एज के थे आर्नल्ड, और टी.एस. इलियट मॉडर्न एज के थे, तो एक नाम तो कट गया, तीन बचे हैं। तो अब इसमें से है कि आर्नल्ड ने कहा है, ये बात कही है किसके बारे में? विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ। Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven। ये सब आप लोगों को पता है कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन पोएम की लाइन है, और ये बेहद खूबसूरत लाइन है जिसमें वर्ड्सवर्थ ने अपने दिल के उद्गार प्रस्तुत करे हैं कि भाई परम आनंद है जो लोग इस रेवोल्यूशन को देख रहे हैं, और जो उस समय जवान है उनके लिए तो साक्षात हेवन को पा लेना है। तो कि किसके लिए, कौन से वर्ड्सवर्थ ये किसके लिए कह रहे हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन के। माइटी वर द ऑक्सिलियर्स, जो उन्होंने कहा है कि भाई अब छोटे लोगों का समय आया है। हालांकि बाद में उनका ये इससे मोहभंग भी हो गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से। Who is of the view that all things that love the sun, ये पूरा इस तरीके से है, Who is of the view that all things that love the sun are out of doors? ये जो लाइन है ये रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की है, और ये किसने कहा है? ओह, अपने आप ही लग गया, दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ। About whom Tennyson said he is often too diffuse and didactic for me? Coleridge, Keats, Eliot, Wordsworth। इनके बारे में, किसके बारे में ये कहा गया है? मतलब टेनिसन का मानना था, टेनिसन भी अपने आप में ही एक थे, तो उनका ये कहना था कि बहुत ज़्यादा उपदेशात्मक उनकी पोएम्स हैं, और ये कहा है किसके बारे में? विलियम वर्ड्सवर्थ। Wordsworth's first publication was descriptive sketches, lyrical ballads, ecclesiastical sonnets, poetical sketches। वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट पब्लिकेशन थी डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, इवनिंग वॉक जिसमें है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस,
दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। लिरिकल बैलेड्स नहीं थी, वो तो बाद में आई है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। The number of lectures delivered by Coleridge on Shakespeare is 45, 43, 48, 46. इसका है एग्जैक्ट 43, दैट इज 43। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक बड़ा बढ़िया है, बायरॉनिक हीरो का जो कॉन्सेप्ट है, हु सेड दैट बायरन वाज मैड बैड एंड डेंजरस टू नो। इसका मतलब ये है कि बायरॉनिक हीरो का, बायरॉनिक हीरो किसे कहते हैं? बायरॉनिक हीरो वो होता है जिसमें हीरो वाली कोई क्वालिटी नहीं होती है ना। वो ये जैसे सैटर्न इज अ बायोनिक हीरो, तो किसने ये कहा है? एंड दैट इज लेडी लैम। ये चार्ल्स लैम की पत्नी वत्नी नहीं है, ये मत समझ लेना उनसे कोई रिश्ता है। ये लेडी लैम थी जिनके यहाँ पर जाकर बायरन ठहरे थे, तो उन्होंने कहा था मैड बैड एंड डेंजरस टू नो, जितना जानोगे उतने ही खतरनाक जो है वो प्रतीत होते हैं। तो दैट इज लेडी लैम। कुछ लोग जब मुझे याद है जब मैंने बायोनिक हीरो का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो मेरे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, मैम चार्ल्स लैम की कोई कोई रिश्ते विश्ते में तो नहीं थी, उनकी बहन तो नहीं थी? मैंने कहा हाँ, तुम ऐसे ही करा करो कि एक जो नाम है पीछे का वो देखकर उसमें जो है आप रिश्ता बना दिया करो। जैसे बेन जॉनसन और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन भाई 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 तो नहीं थे कहीं, मतलब सेंचुरी का फर्क है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सरनेम सेम है तो हम कुछ भी बना देंगे। Who was of the view that hell is a city much like London? किसने कहा? एक्चुअली इस चीज में भी एक जो है बात छिपी हुई है। आपको पता है कि जब रोमांटिक एज से पहले जो ऑगस्टन एज थी, उनका यह मानना था कि वो सिटी लाइफ, अर्बन लाइफ पर ही फोकस्ड जो है वो एज थी। जो उसका वर्क है दैट इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन अर्बन लाइफ, द बेसिकली द अपर क्लास लाइफ। और उसमें सिटायर एंड ऑल दैट, ये कॉफी हाउस कल्चर जो है वो 18वीं सेंचुरी में आया था। अब उसमें लंदन को जो है माना गया है कि अगर मतलब लंदन को एक इक्वलेंट टू हेवन माना गया है। और जब 19वीं सेंचुरी जो रोमांटिक पोएट्स थे, उनका मानना ये था कि देयर इज सो मच डेंस एंड नॉइज इन दिस सिटी कि ऐसा लगता है कि जो चे चे पौ पौ है कि हेल ये जैसा ही लंदन है। तो ये दो विचारधाराओं का टकराव है इस एक लाइन में। तो हेल इज अ सिटी मच लाइक लंदन, ये कमेंट है किसका? शेले का। Who thinks of the poet as the unacknowledged legislators of the world? Shelley, Keats, Coleridge, Arnold। ये शेले के कथन है कि कोई मानता नहीं है मगर ये पोएट्स ही हैं जो लेजिस्लेटर्स हैं इस वर्ल्ड के। हु वर द लेक पोएट्स? लेक पोएट हालांकि ये एक डेरोगेटरी टर्म थी, लेकर्स कहा था। ये हैं हमारे एल्डर रोमांटिक्स, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदे। कॉलरिज की स्पेलिंग गलत है, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदे। Who wrote A Vindication of the Rights of Women? मैरी शेले, मैरी वॉल्सनक्राफ्ट, मैरी एन एवांस, मैरी लैम। आपको पता है ये बुक जो है, इसे पहला जो है, इस बुक को कहा जाता है फेमिनिज्म की, ये पहली फेमिनिस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई पहली फेमिनिस्ट बुक है ये, और ये लिखी है मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट ने, जो कि मैरी की मैरी गॉडविन की मदर थी। मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट के द्वारा ये लिखी गई है, पहली फेमिनिस्ट बुक जो है ये कहलाती है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। अब ये थोड़े से ग्रामर के क्वेश्चन है। योर सिस्टर इज गुड, जब भी कहीं पर गुड आता है या बैड आता है तो कौन सा प्रेपोजिशन आता है? बताओ बताओ। ये पहले भी करवाया मैंने, गुड के साथ और बैड के साथ लगाया जाता है एट। योर सिस्टर इज गुड एट, गुड इन मत कर देना, गुड एट इंग्लिश। द सिनोनिम ऑफ एमनेस्टी इज पेनल्टी, जस्टिस, पार्डन या रिलीज। एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमादान, तो इसको जो है इसका सिनोनिम क्या होगा? दैट इज पार्डन, क्षमा, दैट इज पार्डन।
कैपिटल पनिशमेंट का क्या मतलब होता है? टू टेक अर्न कैपिटल, टू ट्रेड कैपिटल, टू पुट अ कंडेम्ड पर्सन टू डेथ, टू कर्स अ मैन फॉर हिज कैपिटल। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मृत्यु दंड, और इसका है दैट इज सी, टू पुट अ कंडेम्ड पर्सन टू डेथ। Spot the correct spelling. Infringement, misdemeanor, sovereignty, contempt. Infringement यानी कि उल्लंघन, ये है इसकी करेक्ट स्पेलिंग, दैट इज infringement. The plural of thesis is, जब भी कभी SIS होता है तो उसे SES में कर देते हैं, तो THESES. एक्सिस है AXIS, तो उसको I को हटाकर ES कर देते हैं. द नाउन ऑफ द वर्ब साउंड इज, देखिए साउंड को अगर आप साउंड बोलते हैं तो दैट इज अ नाउन, ठीक है, ये नाउन है. आई हर्ड अ स्ट्रेंज साउंड, ठीक, लेकिन इट साउंड्स वियर्ड, तो यही चीज वर्ब बन गई. जब ये वर्ब बन गई तो साउंड का जो वर्ब फॉर्म भी होता है वो भी क्या होता है, दैट इज साउंड, दैट इज साउंड. अ ब्लू बुक मीन्स a book with blue cover, porn book, a government report, list of blue film. That is, a blue book means a government report. ये क्या ऑप्शन है? That is a government report. That is a government report. One who speaks through puppets is, आपने देखा होगा जो पपेट्स के थ्रू बोलते हैं, पेट से आवाज निकालते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वेंट्रीलोक्विस्ट. लोक्वा मीन्स होता है डायलॉग, तो वेंट्रीलोक्विस्ट उन्हें कहा जाता है, दैट इज वेंट्रीलोक्विस्ट. आई टेक डिलाइट वर्किंग हार्ड फॉर सक्सेस. कौन सा प्रेपोजिशन यहां सही है? टू, इन, फॉर, एट. डिलाइट के साथ जो सही प्रेपोजिशन है दैट इज इन. I took delight in working hard for success. The noun form of the adjective defamatory is, defamatory जो अपमानजनक, तो क्या होगा? defamation, अपमान. तो ये जो है मर्यादा का जो है उसको हनन जो होता है उसे कहते हैं defamation. तो adjective defamatory का है defamation. TION जिसमें लगता है, मोस्टली वो वर्ड्स जो होते हैं नाउन फॉर्म में होते हैं. लेसे फेयर मीन्स, लेसे फेयर का मतलब होता है जहां पर स्टेट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. नॉन इंटरफेरेंस इन ट्रेड और कॉमर्स, जहां स्टेट का किसी भी प्रकार के कॉमर्स और ट्रेड में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, उसे लेसे फेयर जो है वो कहा जाता है. तो ये हुए हमारे कुछ क्वेश्चन थे, और आई होप कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लगे हों. और इसी के साथ मैं आज का अपना सेशन जो है वो समाप्त करती हूँ. थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए पेशेंटली. अगर सुन रहे हैं, वैसे तो हमें जो स्टैट्स देख के पता चल जाता है कितनी देर कोई व्यक्ति देख रहा है और सुन रहा है. और जो लोग पेशेंटली देख रहे हैं, सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच. जो नहीं देख रहे कोई बात नहीं. बाय बाय सभी को. गॉड ब्लेस एवरीवन. बाय बाय एंड टेक केयर.